नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मैं गोविंद कुमार। आज आप सभी को हम पढ़ाने वाले हैं अपभ्रंश भाषा के बारे में, क्योंकि पिछली 2 कक्षाएं हम पढ़ा चुके हैं। भाषा का विकास कैसे हुआ है, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ाएंगे अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश भाषा के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी अपभ्रंश भाषा की समय सीमा। ठीक है, 500 से 1000 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। और कोई भी भाषा हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारी समय सीमा ही महत्वपूर्ण होती है। तो क्या याद रखेंगे, 500 से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपभ्रंश भाषा के बारे में। जो अपभ्रंश भाषा है हमारे प्राकृत के बाद आई है। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा का जो एक प्रारंभिक अवस्था होती है, एक अंतिम अवस्था होती है, एक मूल अवस्था होती है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रारंभिक अवस्था के बारे में। जो अपभ्रंश की प्रारंभिक अवस्था है, विद्वानों का कहना है कि जो प्रारंभिक अवस्था है इसी में हिंदी का विकास हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं किसने क्या कहा है। तो इसी से हमारी पुरानी हिंदी का विकास हुआ है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी। और किसने कहा है, तो हमारे आचार्य हो जाएंगे, आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उन्होंने बताया है कि प्रारंभिक अवस्था से पुरानी हिंदी का विकास हुआ है। आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बताया है। अब हम बात कर लेते हैं कि मूल अवस्था की, अपभ्रंश के मूल अवस्था की बात करते हैं। तो क्या सर्वप्रथम जानकारी किसने दी है, इसमें बात करते हैं। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी है, तो सर्वप्रथम एक हमारे आचार्य हुए हैं, उनका नाम है आचार्य व्याड़ी। ठीक है, क्या नाम है, आचार्य व्याड़ी। इन्होंने बताया है कि अपभ्रंश के मूल अवस्था के बारे में। ठीक है, और इसके बाद में बताया है पतंजलि। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि सर्वप्रथम अपभ्रंश भाषा का उल्लेख किसने किया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम भाषा का उल्लेख दूसरी शताब्दी में मिलता है। दूसरी शताब्दी में मिलता है। सर्वप्रथम भाषा का उल्लेख दूसरी शताब्दी में मिलता है, ये किसके द्वारा कहना है, आचार्य भरत मुनि के द्वारा। आचार्य भरत मुनि के द्वारा। ठीक है, इन्होंने बताया है कि सर्वप्रथम भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम अपभ्रंश भाषा का, अपभ्रंश भाषा का उल्लेख दूसरी शताब्दी में मिलता है, आचार्य भरत मुनि ने बताया है। ठीक है, इन्होंने एक शास्त्र लिखा है, उन शास्त्र का नाम है नाट्य शास्त्र।
नाट्य शास्त्र। ठीक है, अगर ये दिखाई ना देता हो तो हम यहाँ लिख देते हैं। इन्होंने बताया है कि नाट्य शास्त्र में बताया है, नाट्य शास्त्र। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो अंतिम अवस्था है, अपभ्रंश की अंतिम अवस्था है ना, तो इसे हम अवहट्ट कहते हैं। अवहट्ट, अवहट्ट, जो अपभ्रंश की अंतिम अवस्था को हम अवहट्ट कहते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है? भोला शंकर व्यास द्वारा। किसके द्वारा? भोला शंकर व्यास द्वारा। ठीक है, ये हमारा इतना तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं कि अपभ्रंश के अन्य नाम क्या हैं, तो यहीं लिख लेते हैं। अपभ्रंश के अन्य नाम। अपभ्रंश के अन्य नाम की बात करते हैं तो क्या इसे कहते हैं? दोहा या दूहा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब अपभ्रंश भाषा में रचना हुई तो उसमें सबसे पहले हमारा वीर रस और श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की मतलब बहुत ही महत्वता बताई गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अपभ्रंश भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसको हम रफ करते हैं। अपभ्रंश भाषा का शाब्दिक अर्थ। अपभ्रंश भाषा का शाब्दिक अर्थ। क्या है? अपभ्रंश भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लिखेंगे हम, भाषा के बिगड़े स्वरूप को अपभ्रंश कहते हैं। क्या बात करते हैं? भाषा के बिगड़े स्वरूप को अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप अपभ्रंश से ही भाषा, परिणाम स्वरूप अपभ्रंश भाषा उपवर्गों और बोलियों का विकास हुआ है। भाषा के बिगड़े स्वरूप को अपभ्रंश कहते हैं। परिणाम स्वरूप अपभ्रंश भाषा के उपवर्गों और बोलियों का विकास हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारे उपवर्ग कितने हो जाएंगे? 5।
और बोलियां कितनी हो जाएंगी? 18। ठीक है, क्या बात करते हैं? बोलियां कितनी हो जाएंगी? 18 और उपवर्ग की संख्या हमारी 5 हो जाएगी। ठीक, तो अपभ्रंशों की संख्या की बात करते हैं। अपभ्रंशों की संख्या के बारे में बात करते हैं। संख्या, जो पहले हमारी संख्या थी वो थी 6 और वर्तमान संख्या हमारी 7 है। तो अब कौन कौन से अपभ्रंश हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट डाल के लिखिए। अपभ्रंश भाषा का अपभ्रंश भाषा का पाणिनि और तुलसी तथा पाणिनि तथा तुलसी और किसे कहा जाता है? कहा जाता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि अपभ्रंश भाषा का पाणिनि या तुलसी किसे कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे? स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृत भाषा का वाल्मीकि या व्यास कालिदास किसे कहते हैं। लिखते हैं अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा कालिदास और तुलसी किसे कहा जाता है? कहते हैं या कहा जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को। किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को कहा जाता है। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। आगे हम चलते हैं। आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का, यहाँ पे हम लिखते हैं आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है? बताइए। कहा जाता है आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है? अगर हम बात करते हैं आधुनिक युग की मीरा की, अगर क्वेश्चन पूछे आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तब तो हम लगाएंगे महादेवी वर्मा को। ठीक है, अगर मुझे पूछ रहा है आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? दूसरा पॉइंट,
आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि यहाँ दिखाई देगा। मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है? यहाँ बात करेंगे वास्तविक नाम। वैद्यनाथ है, ठीक है। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ है। अब हम इसको रफ करते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और क्लास को लाइक और शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। ऐसी थ्योरी आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, बस सवाल करवा देगा, क्वेश्चन आंसर करवा देगा, थ्योरी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे कि जो अपभ्रंशों की संख्या पहले 6 थी, अब 7 हो गई है। उन 7 का नाम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 7 का नाम देख लेते हैं। पहला नाम है हमारा शौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा हमारा है पैसाची अपभ्रंश। तीसरा है हमारा ब्राह्मण अपभ्रंश। चौथा है हमारा मागधी अपभ्रंश। जो हमारी राइटिंग है थोड़ा एडजस्ट करने की कृपा करें, क्योंकि हमारी थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। बात करते हैं 5वें की। मागधी हो गई, इसका नाम है अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक। और छठा है हमारा महाराष्ट्री बात करते हैं इसको रफ करते हैं थोड़ा। छठा है हमारा महाराष्ट्री अपभ्रंश, ठीक है। और 7वां है हमारा खस अपभ्रंश। ये तो दिखाई दे रहा होगा, खस अपभ्रंश। यही हमारा सबसे नया अपभ्रंश है और सबसे प्राचीन ये है शौरसेनी, ठीक है।
सबसे प्राचीन ये है शौरसेनी अपभ्रंश और सबसे नया हमारा खस अपभ्रंश है। ये रहे हमारे 7 अपभ्रंशों की संख्या, जो पहले 6 थी अब 7 हो गई है। तो अब हम आगे बात करते हैं, इसको रफ करते हैं। सबसे पहले इसको हमने किया रफ। आगे बात करेंगे अपभ्रंशों में, मतलब अपभ्रंश का प्रथम व्याकरणाचार्य किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का प्रथम व्याकरणाचार्य किसे कहते हैं? अपभ्रंश का व्याकरणाचार्य किसे कहा जाता है? तो इसमें हम लिखेंगे हेमचंद्र को। ठीक है। और अब बात करते हैं अपभ्रंश में दोहा परंपरा का प्रथम रचना कौन सी है? अपभ्रंश में दोहा परंपरा की प्रथम रचना परमात्म प्रकाश। ये हमारी अपभ्रंश में दोहा परंपरा की प्रथम रचना हो जाएगी, परमात्म प्रकाश। ठीक है। तब हम बात करते हैं कि अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को कहते हैं। ठीक है। अपभ्रंश की पुरानी हिंदी किसने कहा? अब हम कुछ जान लेते हैं कि किसने क्या कहा। अपभ्रंश को किसने क्या कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश को किसने क्या कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? इसे पुरानी हिंदी किसने कहा? पुरानी हिंदी तो आप जानते हैं किसने कहा है। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। बात करते हैं अपभ्रंश हिंदी नहीं है किसने कहा? अपभ्रंश हिंदी नहीं है ये किसने कहा कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अब हम जान लेते हैं कि अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी क्या जान लेते हैं? अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। ये किसने कहा कथन? तो ये हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद। आज की क्लास में बस इतना ही।
अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। ठीक, धन्यवाद।